हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूं रंजीत रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में दैट मीन्स कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले आपको ये बताया था कि ये जो ट्वेल्थ का फ़िज़िक्स है जो आप पढ़ने वाले हैं उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, है ना। तो उसकी आपने देखा था कि दो इंपॉर्टेंस थे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपका बोर्ड है जो ट्वेल्थ में है, आप वो बोर्ड देंगे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसका, 100% उसी क्वेश्चन है। और सेकंड की जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जो ट्वेल्थ पर बेस्ड है, उसमें भी आपने देखा था कि ट्वेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर इसमें से किसी बच्चों ने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर को, तो आप प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर जाके देख लें, ताकि आपको जो भी फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिलेबस देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने आ गया था जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम टॉपिक बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपके जो दो चैप्टर हैं, पहला दो अगर आप एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे। तो जैसा ही कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक वो ब्रांच है, वो एक शाखा है जहाँ पे आप लोग चार्ज जब रेस्ट में होती है तो उनके बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टी को हम अध्ययन करते हैं, उनके गुण को अध्ययन करते हैं। लेकिन हमने बताया था कि हमेशा चार्ज रेस्ट में ही नहीं होता, समटाइम्स वो मोशन में भी हो सकता है। और जैसा कि एग्जांपल हमने कंडक्शन का दिया था कि कंडक्शन में भी चार्ज मूव करता है, लेकिन हमेशा के लिए मूव नहीं करता है, लॉन्ग समय के लिए मूव नहीं करता, वो बहुत कम टाइम के लिए वो मूव करता है। तो उनका भी हम लोग स्टडी यहाँ पे करते हैं। लेकिन उसमें एक बात थी कि उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं होता है, कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स, एनर्जी सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है। वो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैवल होता है एक बॉडी टू दूसरे बॉडी में। तो पोटेंशियल क्या है, तो जैसा कि हमने कहा था कि वो आपको जो सेकंड चैप्टर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने वो बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। दूसरी चीज़ हमने बताई थी चार्ज, कि चार्ज क्या है। तो जो चार्ज क्या है, जैसा कि हमने कहा था कि चार्ज किसी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक मास। जैसे मास भी किसी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, और उस मास की वजह से कोई बॉडी जो है, मैटर जो है, वो खुद के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। तो सेम वे एक प्रॉपर्टी चार्ज भी है मैटर के पास, जिनके वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है या किसी दूसरे के ऊपर लगाता है, ठीक है। और वो जो चार्ज है वो दो तरीके के गुण हैं, वो प्रॉपर्टी है, एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा नेगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी मैटर के पास जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी है, दैट मीन जो पॉजिटिव वाली गुण है, पॉजिटिव चार्ज वाली गुण है, वो उसके पास प्रोटॉन की वजह से आता है, ठीक है। क्योंकि एटम से बने होते हैं वो मैटर, और एटम में प्रोटॉन होता है और वो न्यूक्लियस केंद्र में होता है, सेंटर में होता है। तो उनके वजह से वो पॉजिटिव वाली गुण, पॉजिटिव वाली प्रॉपर्टी होती है। और जो दूसरी बात है, वो जो नेगेटिव वाली गुण है, जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस नेगेटिव की वजह से होता है, ठीक है। और एक और तरीके का पार्टिकल है, मेन मुख्य पार्टिकल, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, वो भी सेंटर में, केंद्र में होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है, पॉजिटिव प्रॉपर्टी देनी है या फिर नेगेटिव प्रॉपर्टी देनी है, तो हमें उसमें या तो प्रोटॉन की नंबर बढ़ानी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ानी होगी। प्रोटॉन की नंबर अगर आप बढ़ा देते हैं तो पॉजिटिव प्रॉपर्टी उसमें बढ़ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ा देते हैं तो उस पर हम कहेंगे कि उसके पास नेगेटिव गुण आ गया, नेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, वो नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन प्रोटॉन को निकालना आसान बात नहीं है, जैसा कि हमने कहा था कि वो न्यूक्लियस में, सेंटर में होता है, वो बॉन्डेड होती है, काफ़ी एनर्जी चाहिए उसको वहाँ से नॉकआउट करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं होता है, कर ही नहीं सकते हम लोग, उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी फिर, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3 इडियट्स पिक्चर में एक डायलॉग है कि अगर किसी को टॉप कराना है तो या तो वो खुद पढ़ के टॉप कर जाए, या तो किसी दूसरे का जो मार्क्स है वो उससे कम आ जाए तो वो टॉप कर जाएगा। तो दो वे है, लेकिन जो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि अगर आपको चार्ज डेवलप करना है तो प्रोटॉन को मत निकालिए, आप इलेक्ट्रॉन ही उसमें घटा दीजिए,
तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन आप किसी को दे दीजिए तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। और फिर से एक बार अगर आपने किसी में नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस फर्स्ट लेक्चर को जाके आप देख लीजिए, ताकि आपकी बेसिक जो बातें हैं, जो इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए, और फिर आप इसको कंटिन्यू जारी रखें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो बच्चों चलिए हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि मैं चार्ज जो डेवलप हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हो रही है, और लॉस और गेन से हो रही है। ठीक है, तो बच्चों चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, वो कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी नेगेटिव गुण है और प्रोटॉन के ऊपर कितनी नेगेटिव गुण है, मतलब कितनी चार्ज वो एसोसिएट करता है नेगेटिव में और कितनी पॉजिटिव चार्ज वो एसोसिएट करता है जो प्रोटॉन है। तो उसको हम लिख दें। तो जो चार्ज है, चार्ज ऑन, तो अगर मैं QE लिखूं, QE का मतलब हुआ Q फॉर चार्ज के लिए मैं Q लिख रहा हूं, और E फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं। तो QE मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.602 10 पर पावर -19 कूलम, लेकिन ये माइनस में होता है, लेकिन ये माइनस में होता है। इतनी चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में, और इसको आप चाहे तो -E लिख सकते हैं, -E कूलम। ठीक है, एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि जो E है उसको मैं 1.602 इंटू 10 पर पावर -19 लिखते हैं। मतलब अगर कहीं पे 1.602 इंटू 10 पर पावर -19 है तो आप उसको E लिख सकते हैं। अगर कहीं E है तो आप उसका मतलब ये समझिए। तो इसको -E है तो मतलब माइनस में इतना है, आप लिख सकते हैं इसको। सेम वे अगर आप चार्ज ऑन प्रोटॉन लिखें तो आप इसको प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन प्लस तो हम लोग लिखते नहीं हैं, तो सीधा लिखिए 1.602 10 पर पावर -19 कूलम। तो आप इसको लिख सकते हैं E कूलम, है ना, मतलब ये पॉजिटिव में। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का तो ये क्या होता है, 0 होता है इसके ऊपर चार्ज, है ना, मतलब ये आपका न्यूट्रल है ना? इसके ऊपर चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। चलिए इसी तरीके से हम लोग मास की बात कर लेते हैं। मास ऑफ, किसका मास, तो अगर मैं ME लिखूं मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.11 इंटू 10 पर पावर -31 kg है, काफ़ी कम है। देखिए -31 ऑर्डर है। मास ऑफ अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो 1.66 इंटू 10 पर पावर -28 kg है, इससे ज़्यादा है। और अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन बात करूं तो 1.67 इंटू 10 पर पावर -28 kg। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो प्रोटॉन की मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रॉन की मास है, और ये दोनों मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की मास उन दोनों के कंपेयर में कम है। ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया, और ये नेगेटिवली और पॉजिटिव। और E की जगह आप इतना याद रख सकते हैं। कहीं पर अगर मैं 2E कह दिया या 3E कह दिया तो आप समझ जाना है कि ट्वाइस ऑफ इतना, या कहीं पर -2E लगा हुआ तो मतलब समझ जाना है कि ट्वाइस ऑफ इतना, है ना, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात को याद रखेंगे, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, नोट कर लिया आपने, ठीक, गुड। तो चलिए मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर सी बात है उनके पास जो मास वाली एक गुण है, प्रॉपर्टी है, और जो चार्ज वाली एक गुण है जो उनके पास प्रॉपर्टी है, वो लेके निकलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपने साथ कुछ मास लेके जाएगा, तो जो उसका मास है।
तो निश्चित रूप से वो जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो बॉडी, तो उसकी मास पहले के कंपेरेटिवली, इनिशियल के कंपेरेटिवली वो घट जाएगा। और अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसकी मास जो है पहले के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिख सकते हैं, है ना, कि व्हेन अ बॉडी loses electron, its mass slightly decreases, and when it gain electron, its mass slightly increases। यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिवली चार्ज होगा और उसकी मास पहले के कंपेयर में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसकी मास पहले के कंपेयर में थोड़ी सी घट जाएगी। और कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, उसकी कितनी मास होगी, वो हम लोग आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल हम इस पर करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि आपके पास एक बॉडी है और ये अभी न्यूट्रल है। ये कैसा है? न्यूट्रल। मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव चार्ज है इनके पास, है ना। सेम अमाउंट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, इसीलिए क्या है, ये न्यूट्रल है। अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जिसकी वजह से वो निगेटिव था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो सपोज करिए कि इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास मैं m डैश मानता हूँ और ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसकी मास मैं कैपिटल M मानता हूँ। तो जो m डैश है वो छोटा होगा m से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसकी मास घट जाएगी इससे, तो देखिए उससे कम लिखें। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो जो बॉडी है वो आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर इसकी मास m डबल डैश है तो ये m डबल डैश बड़ा होगा m से। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी की मास m डबल डैश m जो है वो इससे बड़ा है और उनकी मास जो है इनसे कम है। कितना कम है या कितना ज़्यादा है तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस के ऊपर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे तो उसमें देखेंगे इस चीज़ को, कितना मास चला जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा, कितना घट जाएगा, कितनी चार्ज डेवलप हो जाएगी, उसको आगे देखेंगे। बट ये चीज़ें होती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ओके बच्चों, कोई दिक्कत है? ओके, थैंक यू। मिटाऊँ इसको, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अब देखिए हम लोग चार्ज का जो सिंबल यूज करते हैं इसके लिए वो क्या यूज करते हैं? तो चार्ज के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं Q। जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं Q लिखते हैं, या तो बड़ा में Q लिखिए या फिर छोटा में Q लिखिए, है ना, कैपिटल या फिर स्मॉल आप लिख सकते हैं। उसकी बात होती है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चों एक फॉर्मूला है करंट I इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन में
टाइम t, यानी जो अमाउंट ऑफ करंट है फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर वो इक्वल टू है चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर में। तो चार्ज बाय टाइम का रेशियो I होता है। तो अगर हम यहाँ से Q लिखें तो ये I इंटू टी हो जाएगा। और वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो 11th में हमने पढ़ा है उसमें हमने I के लिए A लिखते हैं एम्पेयर और T के लिए कैपिटल T लिखते हैं। तो मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला है Q का, जो डायमेंशन फॉर्मूला है, जो डायमेंशन फॉर्मूला है Q का, ठीक है, वो आपका AT, ठीक है, A फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम, AT डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ये हो गया इसका सिंबल चार्ज के लिए जो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब हमने इसके बारे में यूनिट जानेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो बच्चों लिखिए यूनिट, मतलब इसको मापते किस में। तो उसका जो यूनिट है, काफ़ी सारे यूनिट यूज होते हैं चार्ज के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं उन यूनिट को डिस्कशन करने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो हम लोग न्यूमेरिकल में या कॉमनली यूज हो रहे हैं हमारे लिए, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यूनिट जो है वो एक हमारा है SI यूनिट, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। और SI यूनिट में जो होता है इसका यूनिट वो कूलम्ब होता है, जिसके लिए कैपिटल C यूज करता है सिंबल के लिए। और दूसरा CGS यूनिट, दूसरा CGS में, CGS में दो तरीके के हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड दूसरा को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विच इज अंडर CGS यूनिट के अंदर है। इसको शॉर्ट में आप ESU बोलते हैं, बोल सकते हैं। इसको हम लोग EMU बोलते हैं, या फिर इसको स्टेट कूलम्ब भी बोलते हैं, मतलब SC, और या फिर इसको AB कूलम्ब भी बोलते हैं ऐसे। या तो AB कूलम्ब बोलिए, ABC और कैपिटल C लिखना है, स्मॉल AB लिखना है नोट के लिए, या फिर स्टेट कूलम्ब ESU एंड EMU। अब इसका रिलेशन C के साथ क्या है, मतलब ESU का जो रिलेशन है वो कूलम्ब के साथ क्या है। तो ESU का जो रिलेशन है कूलम्ब के साथ, वो 1 कूलम्ब अगर आप लें तो 3 × 10⁻9 ESU होता है। ठीक है, मतलब 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम्ब होता है 1 कूलम्ब के अंदर। और अगर आप यहाँ लिखें 1 कूलम्ब में, तो ये 1/10 EMU होता है, मतलब AB कूलम्ब होता है। ठीक है, 1/10 EMU होता है 1 कूलम्ब में, और यहाँ पे 1 कूलम्ब में इतना ESU होता है। तो ये कूलम्ब, ESU और EMU के बीच का रिलेशन हो गया। इस CGS में आप ये दो याद रखेंगे, वो ऐसा ही होगा। तीसरी अगर हम बात करें तो एक फैराडे है। ठीक है, 1 फैराडे, साइंटिस्ट का नाम है फैराडे, 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब। ये याद रख सकते हैं, 1 फैराडे जो है वो 96500 कूलम्ब, 96,500, 96,500 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 फैराडे। साइंटिस्ट के नाम है ये, फैराडे साहब। अब
तो अगर इतना कूलम्ब है और ये 1 फैराडे है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आपने देखा था वो 1.602 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम्ब था। और देखिए ये इतना कूलम्ब है, इसका मतलब है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब लिया गया होगा तो वो इतना कूलम्ब बना होगा, मतलब इतना फैराडे हुआ होगा। तो अगर हमसे कहता है कि इतने कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों एवोगाड्रोज नंबर के बराबर, एवोगाड्रोज नंबर जो हम लोग 1 मोल है, तो अगर हम लोग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल जिसको आप एवोगाड्रोज नंबर के बराबर कहते हैं 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 नंबर, तो उतनी इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया जाए, उनकी चार्ज कैलकुलेट की जाए, तो फिर वो 1 फैराडे के बराबर होगा, दैट मीन्स कितने कूलम्ब की बराबर होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1 फैराडे है, दैट मीन्स इतना कूलम्ब। एंड जो 1 मोल है ये एवोगाड्रोज नंबर के बराबर है, मतलब 6.022 10 पे पावर 23 नंबर है ना। तो इतने नंबर को 1 मोल कहते हैं, जिसको आप एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं, और उनका टोटल इलेक्ट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो इतने के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इतना को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपको इतना ही आएगा। तो ये कुछ यूनिट है जो जनरली आपको यूज होगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो आप इसको याद रखेंगे यूनिट में। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने, मिटा दो इसको। ओके, तो चलिए यूनिट हो गया, हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और चार्ज के कैसे डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र एंड गेन से, लॉस और गेन से, ट्रांसफ़र से, और उसके दौरान उसका मास भी कम और ज़्यादा होता है, और कितना कम और ज़्यादा होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि कितना इलेक्ट्रॉन किसने दिया और किसने कितना लिया, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, मतलब ये आपका अलजेब्राइक सम को होल्ड करेगा, है ना। ये आपका ऑलवेज अलजेब्रिक सम, मतलब जो सिंपल फॉर्मूला होता है, अलजेब्राइक एडिशन होता है कि 2 + 3 = 5 या 3 - 1 = 2, जो सिंपल अलजेब्रा है उसको ये होल्ड करता है, सिंपल एडिशन को होल्ड करता है। यहाँ पर कोई वेक्टर एडिशन वाला जो फॉर्मूला है, जो a² + b² + 2ab cos θ √ वाली जो फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा है वेक्टर एडिशन के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, वो वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं लागू होती। यहाँ पर सिंपल अलजेब्रा यूज होता है, सिंपली एडिशन वाला जो चीज़ है वो यूज होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो बच्चों की कन्फ्यूजन होती है, बच्चे ये कहते हैं कि अगर कहीं पर -2 कूलम्ब है तो उसको कहता है कि ये छोटा है 2 कूलम्ब से। बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो सकती। -2 कूलम्ब इज नॉट लेस देन 2 कूलम्ब, दोनों इक्वल है, ये भी 2 कूलम्ब है, ये भी 2 कूलम्ब। अंतर ये है कि इसकी जो गुण है वो इनके उल्टी है, या इनकी जो गुण है वो इनका उल्टी है, विपरीत है, ऑपोजिट है। माइनस का मतलब ये नहीं कि आप मैथ वाले सिचुएशन यहाँ पर लगा दें कि एक्सिस पर जो -2 है वो निगेटिव एक्सिस की तरफ जाता है और +2 जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाता है, या गिनती में जो है 0 1 2 आता है, या फिर -1 -2 नीचे जाते हैं तो -2 कम होगा और +2 ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है,
उसकी पोलैरिटी जो है, जो साइन है, जो उसकी कैरेक्टर है, वो उल्टी है, अपोजिट है। इसकी कम और ज़्यादा से कोई लेना देना नहीं है माइनस और प्लस को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम, ठीक है ना। इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, मतलब कि -2 कूलम का जो मॉडुलस है वो +2 कूलम का भी मॉडुलस है, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। दोनों इक्वल है, ये भी 2 कूलम, ये 2 कूलम, पोलैरिटी अपोजिट है, नेचर अपोजिट है, लेकिन हाई अमाउंट वाइज दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। स्केलर हो गया। नौ, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज की वजह से देखिए क्या होता है। अगर ये चार्ज रेस्ट में होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर ये चार्ज आपका रेस्ट में है, मतलब रुकी हुई, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। क्या करेगा सिर्फ ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब ये चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जैसे मास ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा करता है, गुरुत्वीय प्रभाव पैदा करता है, कुछ वैसा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इसको डिटेल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके प्रभाव, उसकी क्या है, कैसे है, वो हम आगे देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। जब ये चार्ज मोशन में होती है, तो ये दो तरीके का मोशन हो सकता है। एक मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। ऐसे केस में जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि जब यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो करंट पैदा होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो क्या होता है, करंट पैदा होता है। और जब करंट होती है तो चार्ज तो है ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है। और जब वो चार्ज मूव करता है, करंट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट होता है, ये टाइम के साथ बदलता नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है या जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उस कंडक्टर के इर्द गिर्द अराउंड, वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं रहता है टाइम के साथ। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 होती है तब। लेकिन जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, मतलब इसके पास v कांस्टेंट नहीं है, मतलब a जो है वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, मतलब a 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, मतलब वेरी कर रहा है उसका स्पीड, एक्सेलरेशन है उसके पास। तो वैसे केस में ये जो भी ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब समय के साथ, जगह के साथ, पोजीशन के साथ बदलता है। जब आपका चार्ज रेस्ट में होती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। जब वो मोशन में है तो दो टाइप के मोशन पॉसिबल है, यूनिफॉर्म मोशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 हो, वैसे केस में करंट होती है, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और वो फील्ड दोनों की जो स्ट्रेंथ होगी, वैरी होगी, वो कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है, तो जब ये यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब भी इनके साथ करंट होगा। ऐसा नहीं है कि इस समय उसके पास करंट नहीं होगा, तब भी करंट होगा। लेकिन उस समय जो आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो वेरिएबल होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, उसका वैल्यू टाइम के साथ एंड पोजीशन के साथ, स्पेस, जगह के साथ वो बदलता रहता है।
और इसी चीज को वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है, जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपका फर्स्ट बुक में जो लास्ट 8th वाली चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो यही चीज़ है। यानी पहला 2 चैप्टर कह दे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में, उसके बाद जो है वो चार्ज मोशन में है, लेकिन ये वाली यूनिफॉर्म वाली करंट है, मैग्नेट है, ये सब चीज़ें। और जो लास्ट वाली चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो वेरिएबल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चार्ज के रुकने और मोशन में आने की वजह से देखिए क्या प्रॉपर्टी उनके साथ एसोसिएट है, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखने हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, कोई परेशानी? ओके, पर ध्यान से समझिए, कंसंट्रेट करके समझिए कि क्या है, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर चार्ज डेवलप करते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को निकाल के, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो जो चार्ज उस मटेरियल के ऊपर डेवलप होता है, उस कंडक्टर के ऊपर, खास करके मैं यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो कंडक्टर में जो चार्ज रिसाइड्स होता है, जो जनरेट होता है, वो ऑलवेज उसके सरफेस पर होता है। तो इन द कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस। अगर वो कंडक्टर है तो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर फैल जाता है, रिसाइड हो जाता है। अब अगर उसका जो सरफेस है, अगर उसका सिमेट्रिकल सरफेस, जैसे स्फेयर हो गया, कर्वेचर उसका सेम है, तो हर जगह जो उसकी डेंसिटी होती है चार्ज की, मतलब जो फैलाने, जो उसका डेंसिटी है, मतलब जो चार्ज पर यूनिट एरिया है, वो उसका कांस्टेंट होता है। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं कि कहीं पर नज़दीक नज़दीक चार्ज है या फिर कहीं पे दूर दूर है, ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म डेंसिटी में वो हर जगह फैला होता है। लेकिन वही अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म उसका सरफेस है, कहीं पर कर्वेचर ज़्यादा या फिर कहीं पे कर्वेचर कम है, तो जहाँ पर कर्वेचर कम है वहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पर आपको चार्ज नज़दीक नज़दीक होगा, मतलब कम एरिया में, कम जगह में आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रहता है। और अगर आपका ज़्यादा सरफेस, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको डेंसिटी कम होगी, मतलब वहाँ पर चार्ज जो है वो आपको थोड़ा दूर दूर होगा, है ना। कम एरिया में, मतलब ज़्यादा एरिया में आपको कम चार्ज होगा, डेंसिटी कम होती है। तो उस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऑन द कंडक्टर चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स, मतलब उसके ऊपर फैला हुआ होता है, ओवर द सरफेस, है ना, उसके सरफेस के ऊपर फैला हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात कि इफ कर्वेचर इज सेम, then charge density is uniform, but if curvature is not same, then charge density is more at small curvature and small at large कर्वेचर। ठीक, जहां पर कर्वेचर ज़्यादा होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, जहां पे कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा।
लेकिन अगर सिमिलर सेम कर्वेचर है, कम ज़्यादा नहीं है, तो यूनिफॉर्म होगा। एग्जाम्पल में लिए सपोज करिए कि ये आपका स्फेयर है, तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है आप देख सकते हैं कि जो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सेम है। देखिए मतलब जो दिखाया मैंने वही दिखाने की कोशिश किया कि इक्वल दूरी पर देखिए चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो आप इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। लेकिन अगर सपोज करिए कि कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसका इतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। लेकिन जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करें तो देखिए यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाले अगर आप R2 लिखते हैं, तो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज़्यादा है R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ जो चार्ज होगा इस ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले पे, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा दूर होगा। लेकिन जब यहाँ की बात हम करेंगे चार्ज के, तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा नज़दीक होगा, ठीक है, यहाँ पर चार्ज थोड़ा नज़दीक होगा। तो यहाँ का डेंसिटी अगर ρ1 है और यहाँ का डेंसिटी अगर ρ2 है, तो ρ1 इज़ लेस देन ρ2। यहाँ का चार्ज डेंसिटी कम होगा, यहाँ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उस सरफेस का, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सरफेस का जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो इन्वर्स रिलेशन है R के साथ, है ना, वो इन्वर्स रिलेशन है R के साथ। रेडियस ज़्यादा तो डेंसिटी कम, रेडियस कम तो डेंसिटी ज़्यादा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई एक चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टी ये भी होगी। दूसरी बात कि यहाँ पर जब चार्ज डेंसिटी यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, तो क्या होता है, चार्ज लीक करता है, ठीक। चार्ज लीक्ड फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। मतलब जहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ से लो डेंसिटी की तरफ चार्ज लीक करना चाहता है, मतलब जाना चाहता है। और जब ये चीज़ें होती है तो इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। बच्चों ये वाली कोरोना नहीं, जो कोरोना अभी चल रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, अब उस वाली कोरोना की बात नहीं हो रही है, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं इस चीज़ को। तो हाई डेंसिटी चार्ज से जब वो लो डेंसिटी चार्ज की तरफ लीक होती है, चार्ज जाना चाहता है, तो वो चीज़ वहाँ पे एक स्पार्क होगा आपको, जिसको हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो याद रखनी है कि अगर कंडक्टर है तो ऑलवेज चार्ज उसके सरफेस पर रिसाइड होता है, उसके सरफेस पर फैलता है, और वो सिमेट्रिकल साइज का अगर है तो उसके ऊपर जो डेंसिटी है वो समान होगी, कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर का नहीं है, जहाँ कहीं कम और कहीं ज़्यादा है, तो अगर जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन होगा। और चार्ज हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ जाना चाहता है, लीक करता है, उस चीज़ को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये चार्ज की प्रॉपर्टी ही हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या है चार्ज के बारे में, सारी चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं कि चार्ज के साथ कौन कौन से गुण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जनरेट होता है, वो जब एक से दूसरे में जाएगा तो क्या होगा, स्केलर है या वेक्टर है, उसको मापते कैसे हैं, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो चार्ज जनरेट जब होता है तो वो सरफेस पर है या फिर इनसाइड है कंडक्टर, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग जुटा रहे हैं उस चार्ज के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई, लिख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत है, ठीक है। नाउ और फिर से एक बात कि आप लोग पेन और पेपर जो है, जो कॉपी पेन है वो बिल्कुल आप साथ रखेंगे और आप नोट्स बनाते चले जाएंगे, कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। आप नोट्स भी एक बननी चाहिए सुंदर सा,
और हम लोग बीच बीच में जैसे ही हमारा कुछ टॉपिक्स होता जाएगा तो आपका क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। अभी तो हमारा बेसिक सी बातें चल रही है चार्ज के बारे में ही, तो जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल बेसिक लेवल अप टू जो जेई एडवांस का लेवल है वहाँ तक, जेई मेन हो गया, एडवांस हो गया, नीट हो गया, बोर्ड हो गया, सारी चीज़ आपका कवर होता चला जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो लेकिन क्लास रेगुलर अटेंड करिए, रेगुलर लेक्चर आप अटेंड करिए, उसको सुनिए और काफ़ी फ़ायदा आपको होने वाली है, काफ़ी बढ़िया लगेगा। जो फिज़िक्स में आपकी डर है, जो कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको कोई ये नहीं होगा कि हाँ, आपको फिज़िक्स से डर जो है वो पूरी तरीके से आपको ख़त्म हो जाएगी अगर किसी को है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो ये कुछ आगे हम लोग आते हैं। अब हम लोग जो मास है और जो चार्ज है वो, जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों जो है वो एक मटेरियल का जो है वो प्रॉपर्टी है, वो दोनों जो है वो एक मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है, और जिनके वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज वाली फोर्स, और दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ग्रेविटी वाली फोर्स। तो इसके में दोनों में हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। ये जो मास वाली प्रॉपर्टी है या फिर जो ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा बच्चों एक चीज़ और कि डिफरेंस से पहले हम लोग जैसा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है कि चार्ज जो है वो फैल जाता है, चार्ज जो है वो फैल जा रहा है, मतलब सरफेस कंडक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर आगे आपको दो चीज़ की बात होने वाली है। आगे एक होगा पॉइंट चार्ज और एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। एक बात होगी पॉइंट चार्ज का और दूसरा बात होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज, तो चलिए एक बात हम यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट चार्ज। तो नाम से ही लग रहा है कि पॉइंट चार्ज मतलब कि काफ़ी छोटी सी जगह पर बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेट में चार्ज अगर है तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोलेंगे, ठीक है, नाम से लग रहा है। लेकिन बहुत बड़े चार्ज को भी हम लोग पॉइंट चार्ज कह सकते हैं अगर उनकी इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मतलब कि R के इंक्रीज होने से E कम हो रही है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, तो वो बड़ा चार्ज भी ही पॉइंट चार्ज कहलाता है। उस बड़े से चार्ज को भी हम लोग पॉइंट चार्ज उस केस में कह सकते हैं अगर उसकी इंटेंसिटी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को किसी जगह पे फॉलो करता है। तो अगर किसी पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी इस लॉ के अनुसार निकलता है तो आप उस जगह के लिए उस बड़े से चार्ज को पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि वो बड़ा साइज है, एक पॉइंट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कह सकते हैं उस पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो जनरली अगर हम कहें तो क्या लिखेंगे, इफ़ चार्ज इज इन पॉइंट फॉर्म, यानी अगर बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में चार्ज है, बिल्कुल एक ही पॉइंट पर छोटी सी चार्ज है, तो आप उसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए कि छोटा सा अगर हम पॉइंट ले लें और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज हम कह देते हैं तो हम इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी ऑल्सो called a large charge is point charge if its electric field follows inverse स्क्वायर लॉ। मतलब अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के लिए वो चार्ज पॉइंट चार्ज कहला सकता है। सपोज करिए कि अगर आपका एक स्फेयर है, अगर आपका ये स्फेयर है और इस स्फेयर के ऊपर अगर ये चार्ज है, ये एक बड़ा सा मटेरियल है, स्फेयर है, कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी वजह से अगर आप कहीं यहाँ पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो इस जगह पर जो इंटेंसिटी होती है इसकी, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब इस स्फेयर की वजह से यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो इसकी इंटेंसिटी है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब जैसे जैसे दूरी इसकी आगे बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। मतलब इसका इफेक्ट जो है, फील्ड का जो इफेक्ट है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इस इन्वर्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से कम होता चला जाता है। तो उस दूरी के लिए ये बड़ा सा चार्ज भी, स्फेरिकल चार्ज भी एक पॉइंट चार्ज कहला सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। और अगर ऐसे बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में है, पॉइंट फॉर्म में है, तो उसको तो हम कह ही सकते हैं कि वो पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज के बारे में, इसके बारे में कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये है नहीं पॉइंट, बट बिहेवियर, उसकी जो बिहेवियर है वो एज ए पॉइंट है अगर आप इससे लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं जहाँ पर इस लॉ को फॉलो कर रहा है इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, अगर ये चार्ज पॉइंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मतलब ये जो चार्ज होगा मटेरियल के ऊपर वो कैसा होगा, वो फैला होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा, फैला हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब ये चार्ज फैला हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑल ओवर द सरफेस। ठीक है, या फिर एक वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, या फिर एक लेंथ के ऊपर। तो तीन तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसको तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि एक यूनिफॉर्म हो सकता है, जैसा कि अभी बताया हमने यूनिफॉर्म, और एक दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि कहीं पर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, कहीं पर कम चार्ज डेंसिटी है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और एक हो सकता है कि जहाँ पर कांस्टेंट डेंसिटी है ना, मतलब जो डेंसिटी है चाहे वो जो भी हो, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर जो डेंसिटी है मतलब चाहे वो पर यूनिट लेंथ हो या पर यूनिट एरिया हो या फिर पर यूनिट वॉल्यूम हो, वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, तो अब इस यूनिफॉर्म में तीन हो सकता है। एक हो सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा लिखते हैं। तो इस लैम्डा के लिए या तो आप टोटल जो उस पर चार्ज है उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप इसको छोटी सी लेंथ के लिए डी क्यू बाई डी एल कर लीजिए। डी एल छोटा सा इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल लेंथ को हम लोग डी एल बोलते हैं, और उस स्मॉल लेंथ पर जो चार्ज डी क्यू है उसको हम स्मॉल चार्ज डी क्यू बोलते हैं। छोटा सा चार्ज, छोटी सी लेंथ, या तो डी क्यू बाई डी एल लिख लीजिए, या उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो ले लीजिए और उसको आप लेंथ से, टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। दोनों केस में जो लैम्डा आएगा वो इक्वल होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उस केस में लैम्डा कुछ और आएगा वहाँ पे। और अगर आप छोटी सी लेंथ के लिए छोटी सी चार्ज की जो वैल्यू है वहाँ पर उसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो वहाँ के लिए कुछ अलग आएगी, क्योंकि वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि कहीं पर कम हो सकता है, कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं पर डी क्यू सेम लेंथ के लिए ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर डी क्यू सेम लेंथ के लिए कम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें वहाँ पर चेंज हो सकती है। ठीक है, वैल्यू उसका जो है वो बदल सकता है। तो यहाँ पर लेकिन सेम है लीनियर चार्ज। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। अगर हम दूसरी की बात करें तो एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग रो लिखते हैं। आप इस रो को क्या लिख सकते हैं, जो टोटल चार्ज है Q, आप इसको, इस टोटल चार्ज आप इसको Q को किससे डिवाइड कर दीजिए, सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ पे हमने एरिया लिख दिया A।
या फिर आपको इसको डी क्यू अपॉन में डी ए लिखिए, छोटा सा चार्ज व छोटा सा एरिया, आप ऐसे लिख दीजिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। और तीसरा अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी जो वॉल्यूम चार्ज जो है वो किसी वॉल्यूम में है, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं। और दिस सिग्मा जो है उसको आप क्यू अपॉन में वॉल्यूम लिख सकते हैं, या फिर डी क्यू अपॉन में डी भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो चार्ज या तो पॉइंट फॉर्म में है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिफॉर्मली हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म होगा मतलब डेंसिटी हर जगह सेम होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होगा पर यूनिट में, यहाँ पे अलग अलग हो सकती है। और अगर डेंसिटी की बात है तो 3 तरीके का हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज को टोटल लेंथ, टोटल चार्ज को टोटल एरिया, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम्स। या फिर थोड़ा स्मॉल चार्ज, जितना लेंथ छोटा सा लेते हैं उसकी चार्ज, छोटा सा एरिया लेते हैं उसकी चार्ज, या छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं उसकी चार्ज। इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब चार्ज का एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब चार्ज का वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी कहीं पर भी अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है, चाहे लेंथ, चाहे एरिया में, चाहे आपका वॉल्यूम में, तो आप छोटी सी लेंथ के लिए, छोटी सी एरिया के लिए या फिर छोटी सी वॉल्यूम के लिए आप चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे? आप लेमडा को डी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी क्यू आ जाएगा, रो को आप डी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डी क्यू आ जाएगा, या फिर सिग्मा को डी वी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको डी क्यू आ जाएगा। यानी आप वहाँ पर ये निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डेंसिटी वेरी करता है, तो यहाँ पर आपका रिलेशन होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक रिलेशन दिया होगा, है ना। हियर वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी विल बी गिवन। यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, मतलब कैसे वेरी कर रहा है चार्ज वो आपको गिवन होगा। जैसे सपोज करिए कि आपको दिया रहेगा कि जो डी है ना, जो डेंसिटी है, जैसे मान लेते हैं लैम्डा है, तो लैम्डा दिखा रहेगा 2l² + 1। मतलब लेंथ के बढ़ने से जीरो अगर हम लेंथ लेते हैं, अगर सपोज करिए 0 लेंथ लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लेते हैं 2l², है ना। तो सपोज करिए कि अगर l 0 है तो वहाँ पर लैम्डा जो 0 है, l जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो आपका लैम्डा बढ़ता जाएगा। या हो सकता है रो का डेंसिटी दिया रहे कि 2 रेडियस के साथ कि 2r² कुछ ऐसा गिवन हो, या फिर 2rq या फिर arq, कुछ भी हो सकता है, उसका रिलेशन आपको दिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि वहाँ पर जो डेंसिटी होगी, चाहे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, चाहे एरियल होगी, चाहे वॉल्यूम होगी, कोई भी डेंसिटी अगर उसका चार्ज का है तो वो आपका एक रिलेशन होगा किसी न किसी पैरामीटर्स के साथ, किसी न किसी वेरिएबल के साथ वो बदल रहा होगा, वो चेंज हो रहा होगा। मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। उस केस में आपका ये वेरिएशन किसी न किसी पैरामीटर के साथ उस चार्ज डेंसिटी का गिवन होता है। न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो ठीक है, या तो ठीक है, या आप खुद से आप न्यूमेरिकल बनाना है तो खुद से कोई चार्ज डेंसिटी लीजिए और न्यूमेरिकल बनाइए, लेकिन ये आपको गिवन होगा कि हाँ ये उसका रिलेशन है चार्ज डेंसिटी का इस पैरामीटर के साथ, इस वेरिएबल के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका यूनिफॉर्म रहेगा, डेंसिटी फिक्स रहेगी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई। और ठीक है, तो चार्ज सरफेस पर रिसाइड होगा अगर कंडक्टर है, ठीक है। और अगर वो कंडक्टर नहीं है तो चार्ज उसके वॉल्यूम में भी होगा, मतलब उसके इनर साइड होगा, वॉल्यूम में होगा अगर वो कंडक्टर नहीं है तो, इसलिए वॉल्यूम की भी बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ होता है, तो उसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म 2 टाइप हो सकते हैं। और नहीं अगर वो एक ही जगह है, पॉइंट है, तो फिर ठीक है, बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में है। लेकिन अगर वो बड़ा सा चार्ज भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी है, तो वो भी एज अ पॉइंट बिहेव कर सकता है अगर उसकी इंटेंसिटी कहीं पर इन्वर्स स्क्वायर को फॉलो करता है। मतलब उसके लिए आपने कहीं इंटेंसिटी निकाला, और कैसे निकाला वो हम आगे देखेंगे। तो अगर वो इंटेंसिटी इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब r² नीचे है, इन्वर्स में है, तो अगर उसको फॉलो करती है तो फिर उस जगह के लिए, उस पॉइंट के लिए आप उस डिस्ट्रीब्यूटेड को, बड़ा सा चार्ज को भी आप एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ तक हमारा आज की लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहते हैं। बच्चों किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं रिकैप कर दूँ, आज हमने वो मास कितना चेंज घटता है या कैसे चार्ज के ट्रांसफ़र से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, और देन उसकी यूनिट, उसके डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, उसको हमने देखा। और फिर चार्ज कैसे मूव करता है या फिर रेस्ट में होता है तो क्या चीज़ें हो सकती है। और देन ये हमने कुछ पॉइंट चार्ज और ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में हमने देखा कि क्या है। और आगे इसकी और भी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नया जुनून के साथ। ओके, तब तक के लिए